गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हमने बी पार्ट के फर्स्ट 3 चैप्टर्स रीड किए हैं, जिनमें हमने डिस्कस किया था कि इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ था तो उस समय इंडिया के सामने क्या क्या चैलेंजेस थे, जिसमें हमने 3 चैप्टर्स में 3 चैलेंजेस पढ़े हैं। फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि नेशन बिल्डिंग के रिगार्डिंग चैलेंज। सेकंड चैप्टर में हमने डिस्कस किया था डेमोक्रेसी के रिगार्डिंग क्या क्या चैलेंजेस इंडिया के सामने आए थे। और थर्ड चैप्टर में हमने पढ़ा था इकोनॉमिक चैलेंजेस, कि इंडिया की उस समय जो इकोनॉमिक कंडीशंस थी काफ़ी ख़राब थी, तो उन कंडीशंस को, उन इकोनॉमिक जो इस क्राइसिस था उसको ख़त्म करने के लिए इंडिया ने क्या स्ट्रेटेजी को अपनाया था। तो ये 3 चैप्टर्स में हमने डिस्कस किया है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है इंडियाज़ एक्सटर्नल रिलेशंस, कि इंडिया के दूसरे देशों के साथ कैसे रिलेशंस थे, कैसे इंडिया ने अपने रिलेशंस को मेंटेन किया अदर कंट्रीज़ के साथ। मेनली जो इसमें आता है आपके जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके रिगार्डिंग आता है। जो हमारे 3 नेबरिंग कंट्रीज़ हैं जनरली, जिसमें एक आता है हमारा पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड थर्ड इज़ चाइना। इनके साथ हमारे रिलेशंस के बारे में बताया गया है। और एक सबसे मेन चीज़ जो आती है कि हम फॉरेन रिलेशंस के बारे में बात करें तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी क्या थी, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड थी। इंडिया जिस समय इंडिपेंडेंट हुआ उस समय वर्ल्ड की क्या कंडीशन थी, वर्ल्ड में क्या आप कह सकते हो कि सिचुएशन थी, इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर इंडियाज़ एक्सटर्नल रिलेशंस। देखिए यहाँ स्टार्टिंग में आपको ये कुछ इमेज दिखाई हुई है। एक इस इमेज में ये 5 लोग हैं। 5 लोग आपको नाम ध्यान होगा या आपको नहीं है तो मैं एक बार रिमाइंड कर देता हूँ कि ये वो 5 मेंबर्स हैं जिन्होंने कि नाम को फाउंड किया था नॉन अलाइंड मूवमेंट, उसके बारे में जिन्होंने कि उनको फाउंड किया था। ये 5 लीडर्स वो हैं। देखिए इसमें ये नाम दे रखे हैं यहाँ पर। एक नक्रुमा है घाना से, नासिर हैं इजिप्ट से, सुकरानो इंडोनेशिया से, टीटो जो हैं यूगोस्लाविया के, और जो ये 5 हो चुके हैं जो कि एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस में है 1955 में। बांडुंग एक मीटिंग हुई थी बांडुंग में, तो उसके रिगार्डिंग दिया हुआ है जिन्होंने कि नाम को बनाया था। अब देखिए यहाँ पर बताया हुआ है कि इस चैप्टर में हम क्या रीड करेंगे। Thus far we have focused in this book on the developments within the country and on domestic challenges, कि अभी तक हमने डोमेस्टिक चैलेंजेस के रिगार्डिंग बात किया था और डेवलपमेंट के रिगार्डिंग। वी नाउ टर्न टू द एक्सटर्नल चैलेंज। अब हम अभी तक तो हमने देश के अंदर जो हमारे सामने प्रॉब्लम्स थी उनके बारे में डिस्कस किया। अब हम बात करेंगे देश से बाहर एक्सटर्नल जो हमारी प्रॉब्लम्स थी, चैलेंजेस थे। Here too our leaders face the challenges with an innovative response by way of the policy of non-alignment, कि जो हमारे लीडर्स थे जिन्होंने चैलेंज और उन्होंने एक नया रिस्पॉन्स निकाला था जो चैलेंजेस थे इंडिया के सामने, उसके रिगार्डिंग उन्होंने नाम को बनाया था, नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी को फॉलो किया था। बट दे ऑल्सो फाउंड देमसेल्फ इन कॉन्फ्लिक्ट विद नेबर्स, लेकिन उन्होंने नाम को तो बनाया लेकिन इंडिया के जो नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ भी रिलेशंस ख़राब थे। दिस लेड टू द 3 वॉर्स इन 1962, 65 एंड 71। इंडिया ने 3 वॉर्स लड़े थे, 62 में चाइना के साथ और 65 और 71 में पाकिस्तान के साथ। These wars and the external relations in general were shaped by and had its impact on the politics of in the country। अब देखिए, अब ये जो तीनों वॉर हुए इससे एक्सटर्नल रिलेशंस पे तो असर पड़ा ही पड़ा था, साथ ही इंडियन पॉलिटिक्स पर भी इसका असर पड़ा था। In this chapter we study the story of this relationship between external and the internal politics by focusing on, देखिए, इंटरनेशनल कॉन्टेस्ट दैट शेप्ड इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशंस, कि इस समय वर्ल्ड का कॉन्टेस्ट जो था कि इंटरनेशनल क्या कंडीशन थी जिसने कि इंडिया के एक्सटर्नल रिलेशंस को शेप दिया। सेकंड है ऑपरेशनल प्रिंसिपल्स, कि जो कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी के रिगार्डिंग है। इसके बाद आता है हिस्ट्री ऑफ इंडियाज़ रिलेशंस, कि चाइना और पाकिस्तान के साथ इंडिया के रिलेशंस, और द इवोल्यूशन ऑफ इंडियाज़ न्यूक्लियर पॉलिसी, और इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी क्या थी। तो देखिए मेनली ये 4 चीज़ें हैं जिसमें जो कि हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट इंडियाज़ एक्सटर्नल रिलेशंस। पहले तो इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट, कि उस समय वर्ल्ड की क्या इंटरनेशनल क्या कंडीशन थी। देखिए इंडिया हैड बोर्न इन अ वेरी ट्राइंग एंड चैलेंजिंग इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट, कि इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ था उस समय आपको मालूम है वर्ल्ड की कंडीशंस काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। उसी समय रिसेंटली सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ था और कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था। The world had witnessed a devastating war and was grappling with issue of reconstruction,
कि उस समय इंडिया ने वॉर को फेस किया था, विटनेस किया था, और उस समय पूरा वर्ल्ड, क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशन सभी कंट्रीज़ की वीक हो चुकी थी, तो सभी कंट्रीज रिकंस्ट्रक्शन के चक्कर में लगे हुए थे। येट अनदर अटेम्प्ट टू एस्टेब्लिश एन इंटरनेशनल बॉडी वॉज अंडर वे, और एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आपने पढ़ा है यूएन, उसी समय यूएन को बनाया गया था 24 अक्टूबर 1945 को। मैनी न्यू कंट्रीज वर एमर्ज एज अ रिजल्ट ऑफ द कॉलेस ऑफ कॉलोनिज्म। कॉलोनिज्म उस समय ख़त्म हुआ था, जिसकी वजह से काफ़ी नए कंट्रीज वर्ल्ड में राइज हुए थे। एंड मोस्ट न्यू नेशंस वर ट्राइंग टू कम टू टर्म्स विद द ट्विन चैलेंजेस ऑफ वेलफेयर एंड डेमोक्रेसी। और उस समय जितने भी कंट्रीज जो इंडिपेंडेंट हुए थे, उनके सामने दो चैलेंजेस थे। एक तो चैलेंजेस था वेलफेयर, और दूसरा था डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश किया जाए और डेवलपमेंट की तरफ फोकस किया जाए। फ्री इंडिया फॉरेन पॉलिसी रिफ्लेक्ट ऑल दीज कंसर्न इन दिस पीरियड इमिडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस। और इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया का जो कंसर्न था इंडियन फॉरेन पॉलिसी में, वो दिखाई देता है कि इंडिया ने, जैसे हमने पढ़ा था, वेलफेयर, डेवलपमेंट के रिगार्डिंग, डेमोक्रेसी के रिगार्डिंग, और इंडिया ने एक फ्री फॉरेन पॉलिसी को अपनाया था। फ्री फॉरेन पॉलिसी जो किसी की दबाव में डिसीजंस ना ले। अपार्ट फ्रॉम दीज फैक्टर्स एट द ग्लोबल लेवल, इंडिया हैड इट्स ओन शेयर ऑफ कंसर्न्स। देखिए कि ग्लोबल लेवल तो हमने पढ़ ली, लेकिन इंडिया की भी कुछ अपनी प्रॉब्लम्स थी। द ब्रिटिश गवर्नमेंट लेफ्ट बिहाइंड द लीजेसी ऑफ मैनी इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स, कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जब इंडिया को आज़ाद किया था, तो काफ़ी ऐसे केसेस थे जो डिस्प्यूटेड केसेस थे, जिन्हें कि उस समय जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो अनसॉल्व छोड़ गई थी। बॉर्डर डिस्प्यूट थे, चाइना के साथ था, पाकिस्तान के साथ। पार्टीशन क्रिएटेड इट्स ऑन प्रेशर, पार्टीशन हो गया था जिससे और ज़्यादा इंडिया के पर प्रेशर बना था। एंड द टास्क ऑफ पावर्टी एलिवेशन वॉज ऑलरेडी वेटिंग फॉर फुलफिलमेंट, और एक पावर्टी एलिवेशन, गरीबी को ख़त्म करना, ये इंडिया के सामने इंटरनल चैलेंजेस थे। दिस वॉज द ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट इन विच इंडिया स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग इन द वर्ल्ड अफेयर्स एज एन इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट। तो उस समय इंडिया के सामने ये कंडीशंस थी जिसमें कि इंडिया ने एक वर्ल्ड अफेयर्स में पार्टिसिपेट करना शुरू किया, यानी कि एज ए इंडिपेंडेंट तो हो चुका था, अब उसने वर्ल्ड पॉलिटिक्स में अपना रोल प्ले करना शुरू किया। और उस समय वर्ल्ड की कंडीशन मैं आपको बता चुका हूँ। As a nation born in the backdrop of the World War, India decided to conduct its foreign relations with an aim to respect the sovereignty of all other nations and to achieve security through the maintenance of peace. कि इंडिया जिस तरह की कंडीशन में वर्ल्ड वॉर को के सामने उस समय इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, तो इंडिया ने डिसाइड किया कि अपने जो फॉरेन रिलेशंस है, यानी कि दूसरे कंट्रीज़ के साथ जो अपने रिलेशंस मेंटेन करेगा, वो सॉवरेनिटी पे डिपेंड होगा। सॉवरेनिटी में मीन्स जो अपने इंटरनल और एक्सटर्नल डिसीजंस खुद ले सकता हो, यानी कि एज एन इंडिपेंडेंट। तो इंडिया ने सॉवरेनिटी को किया, अडॉप्ट किया, ठीक है। और दूसरी कोशिश की कि जितने भी डिस्प्यूट हैं उनको पीस के द्वारा सॉल्व किया जाए, यानी कि मेंटेनेंस ऑफ पीस, वर्ल्ड पीस की तरफ उसने फोकस किया था, आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। दिस एम फाइंड्स एन इको इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और ये जो हमारे प्रिंसिपल्स है, ये हमें जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है उसमें ये चीज़ें दिखाई देती हैं। कई बार एक क्वेश्चन पूछता भी, आप आगे पढ़ोगे भी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में क्या क्या चीज़ें दी गई है। जस्ट एज बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर गाइडेड द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल और ए फैमिली। देखिए कोई भी, चाहे इंडिविजुअल व्यक्ति है चाहे कोई कंट्री है, दोनों के बिहेवियर में को जो गाइड करते हैं वो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों फैक्टर्स काम करते हैं, कि आपकी इंटरनल क्या प्रॉब्लम्स है और एक्सटर्नल क्या प्रॉब्लम्स है, उनके बेसिस पर आप अपना बिहेवियर सेट करते हैं। इंडिया के सामने भी हुआ था। बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस द फॉरेन पॉलिसी ऑफ ए नेशन, कि इंडिया की डोमेस्टिक जो आप कह सकते हो एनवायरनमेंट और इंटरनेशनल एनवायरनमेंट, दोनों ही इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी थी उसको प्रभाव डाल रहे थे, उसके ऊपर अपना असर डाल रहे थे। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि उस समय कोल्ड वॉर स्टार्ट हो चुका था। अब दोनों ही कंट्रीज़ इंडिया के ऊपर प्रेशर डाल रहे थे। अगर एक कंट्री का प्रेशर ज़्यादा होता और इंडिया उसके दबाव में आ जाता, तो आप खुद समझ सकते हैं कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी ये नहीं होती, नाम इंडिया कभी नहीं बनाता। इंडिया या तो रशिया के साथ शामिल हो जाता या अमेरिका के साथ, लेकिन इंडिया उनके प्रेशर में नहीं आया और उसने अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को अडॉप्ट किया था।
द डेवलपिंग कंट्रीज लैक द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज टू इफेक्टिवली एडवोकेट देयर कंसर्न इन द इंटरनेशनल सिस्टम। और देखिए डेवलपिंग कंट्रीज थे, उनके पास इतने ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं थे कि वो अपनी बात को इंटरनेशनल लेवल पर रख सके, क्योंकि उस समय पावरफुल कंट्रीज काफ़ी थे और डेवलपिंग कंट्रीज को कोई देखने वाला नहीं था। सो दे परस्यू मोर मॉडेस्ट गोल देन द एडवांस्ड स्टेट। तो उन्होंने अपना एक नया तरीका अपनाया। नया तरीका क्या था? नाम को बनाना। दे फोकस मोर ऑन पीस एंड डेवलपमेंट इन देयर ऑन नेबरहुड। उन्होंने सबसे मेन फोकस किस पे किया? पीस पर और डेवलपमेंट। अपने जो भी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, नेबरिंग जो स्टेट्स हैं, उनके साथ मिलकर पीस मेंटेन करना और डेवलपमेंट करना। मोरओवर देयर इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी डिपेंडेंस ऑन द मोर पावरफुल स्टेट ओकेजनली इन्फ्लुएंस देयर फॉरेन पॉलिसी। अब देखो उनकी सिक्योरिटी, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन जो है पावरफुल स्टेट्स के पास होती तो वो उनकी फॉरेन पॉलिसी को अफेक्ट करते। इन द पीरियड इमीडिएटली आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर मैनी डेवलपिंग नेशंस चूज टू सपोर्ट द फॉरेन पॉलिसी प्रेफरेंस ऑफ द पावरफुल कंट्रीज हु आर गिविंग देम एड और क्रेडिट्स। अब देखिए कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद काफ़ी कंट्रीज ऐसे थे जिन्होंने कि अपनी फॉरेन पॉलिसी उन कंट्रीज़ के बेस पे बनाई जो कि उन्हें हेल्प कर रहे थे, जो उन्हें या तो फाइनेंशियल हेल्प दे रहे थे या आप कह सकते हो मिलिट्री हेल्प दे रहे थे। उनके अकॉर्डिंग उन्होंने अपनी पॉलिसीज़ को बनाया था। ठीक है ना, जैसे आपने कई पढ़े थे, यानी कि जो अमेरिका के साथ शामिल हो गए उनकी पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी अमेरिका के ऊपर डिपेंड हो गई। जो यूएसएसआर के साथ शामिल हो गए थे उनकी फॉरेन पॉलिसी यूएसएसआर के अकॉर्डिंग हो गई थी। दिस रिजल्टेड इन द डिवीजन ऑफ कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इनटू टू क्लियर कैंप्स। और उसमें वर्ल्ड दो ग्रुप्स में बन चुका था, एक जो था यूएसए ग्रुप और दूसरा यूएसएसआर ग्रुप। वन वाज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, एक यूएस के अंडर था और जो जिसे कि वेस्टर्न अलाइज बोला जाता था, और दूसरा ईस्टर्न अलाइज जो कि यूएसएसआर के या सोवियत यूनियन के अंडर था। यू हैव रीड अबाउट इन द बुक ऑफ कंटेम्प्रेरी, और ये चीज़ें हम फर्स्ट पार्ट में पढ़ चुके हैं, फर्स्ट चैप्टर में हमने इसके बारे में डिस्कस किया है। इसके अलावा यू हैव रीड अबाउट द एक्सपेरिमेंट कॉल्ड द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, नाम के रिगार्डिंग भी हम पढ़ चुके हैं कि कुछ कंट्रीज़ तो दो ग्रुप्स में बढ़ गए थे, लेकिन कुछ और कंट्रीज़ थे जिन्होंने कि उन दोनों ग्रुप में शामिल ना होकर अपना एक तीसरा ग्रुप बनाया जिसे कि नाम कहा गया था। एज यू ऑल्सो रीड देयर द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर चेंज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस एंटायरली। और कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद पूरे वर्ल्ड का सिस्टम दोबारा से चेंज हो गया था। बट व्हेन इंडिया अचीव्ड इट्स फॉरेन फ्रीडम एंड स्टार्टेड फ्रेमिंग इट्स फॉरेन पॉलिसी, परंतु इंडिया ने अपनी फ्रीडम के बाद अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को बनाना स्टार्ट किया। द कोल्ड वॉर वाज जस्ट बिगनिंग ऑफ द वर्ल्ड बिगनिंग एंड द वर्ल्ड वाज गेटिंग डिवाइडेड इनटू दीज टू कैंप्स। कि कोल्ड वॉर बिगनिंग था और वर्ल्ड दो ग्रुप से बटा था। डिड इंडिया बिलोंग टू एनी ऑफ दीज टू कैंप्स इन द ग्लोबल पॉलिटिक्स? क्या इंडिया इन दोनों में से किसी ग्रुप का एक हिस्सा बना? क्या वो अपनी एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को मेंटेन करने में कायम रहा, कामयाब हुआ? तो देखो फर्स्ट में तो नो था कि किसी भी ग्रुप में वो शामिल नहीं हुआ था। सेकंड जो था कि इंडिया कामयाब हुआ अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी बनाने में, बिल्कुल हुआ, क्योंकि इंडिया ने नाम को बनाया था। ठीक है, अब ज़रा एक चीज़ ये देखिएगा कि जो हमने पढ़ा था कि जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में जो चीज़ें कहा गई हैं, देखिए आर्टिकल 51 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन सम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं। अब उनमें देखिए क्या है, जो किस चीज़ पर बेस्ड है, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के ऊपर। देखिए पहला है प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, कि पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करेगी। दूसरा मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन बिटवीन नेशन, कि कंट्रीज़ के बीच में ऑनरेबल रिलेशंस होंगे, उनके मैटर्स में इंटरवेन नहीं करेंगे, उनके मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे। थर्ड फोस्टर रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रीटी, कि जो भी इंटरनेशनल ट्रीटीज़ हैं, इंटरनेशनल लॉज हैं, उनका सम्मान करेंगे। इन द डीलिंग ऑफ ऑर्गेनाइज पीपल, की एक दूसरे लोगों से डील करने में, एक कंट्री से डील करने में जो भी अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाए गए हैं उन सभी को फॉलो करेंगे। एनकरेज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स बाय आर्बिट्रेशन, कि जो भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स हैं उनको कैसे सेटल करेंगे। उनको सेटल करने के लिए जनरली क्या है कि पीस को यूज़ करेंगे, नेगोशिएशंस को यूज़ करेंगे, बातचीत के द्वारा सॉल्व करेंगे। तो
ये इंडिया ने अपने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में भी इन चीज़ों को मेंशन किया है, और उसके साथ साथ इन चीज़ों को इंडिया ने अपनी फॉरेन पॉलिसी में भी शामिल किया है। हाउ वेल did the Indian state live up to these principles in the first 2 decades after independence? You may come back to this question after reading this chapter. क्या हुआ कि ये जो 2 प्रिंसिपल्स हमने पढ़े थे, जो हमने यहाँ पे डायरेक्टिव कि इंडिया ने इंडिपेंडेंस के बाद फर्स्ट 2 डिकेड्स में कितना इनको अपने उसमें प्रिंसिपल्स में जो अपनी फॉरेन पॉलिसी थी उसमें इनको यूज़ किया था। ओके, तो अभी हम इतना ही डिस्कस करते हैं। आगे जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज हमने जो डिस्कस किया है वो ये डिस्कस किया है कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तो उस समय वर्ल्ड की क्या सिचुएशन थी, वर्ल्ड की क्या कंडीशंस थी, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।